जय हिंद साथियों। आज हम साइकोलॉजी के प्रमुख 30 प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट आदि शैक्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? तो इसका दोस्तों उत्तर है वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने ही कहा था कि जो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है उसे स्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने ही प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही सीखने के 3 नियम दिए थे। जब शिशु छोटा होता है तब वो एक बार गलती करता है, फिर सीखता है, फिर गलती करता है। इस प्रकार गलती कर कर एक बार वो सही तरीके से सीख जाता है, जो कि सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा, तो उसका उत्तर है व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में बदलाव। दोस्तों, लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। अगला प्रश्न है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरलाक। हरलाक महोदय ने ही कहा था कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर है एबिंगहॉस। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो उसका उत्तर है कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों, आज के आधुनिक शिक्षा में अगर अध्यापक अपने शिक्षण को सृजनशीलता बनाना है तो विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित बनाना होगा। दोस्तों, पहले शिक्षा थी अध्यापक केंद्रित, जिसमें छात्र निष्क्रिय रहते थे, लेकिन आज के युग में जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है और छात्र केंद्रित होनी भी चाहिए और छात्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो उसका उत्तर है दोस्तों व्यवहारात्मक। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? तो वो उपागम है सृजनवादी उपागम, क्रिएटिविटी मेथड। ये सबसे अच्छा और सबसे सुलभ उपागम माना जाता है। इसमें छात्रों को तर्क वितर्क करने का मौका मिलता है। इससे छात्र अपनी समस्याओं को हटाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उनका मस्तिष्क एकदम क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है? तो इसका उत्तर है सुगमकर्ता। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षक की केवल भूमिका यह होती है जिस प्रकार
एक वाहन दलदल में फंसा होता है, उसमें धक्का मार के उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार वर्तमान समय में शिक्षक की भी यही भूमिका है। छात्रों के अंदर ज्ञान का भंडार पहले से ही है, लेकिन उसमें उस ज्ञान के भंडार को निकालने की विधि को बताना होता है। इसीलिए वर्तमान समय में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो इसका दोस्तों उत्तर है नैतिकता का होना। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। दोस्तों ये नैतिकता क्या होता है? नैतिकता यह होता है कि छात्र में जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासन होता है, ये शुरुआती जीवन से घटित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा शक्ति और गति। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ये बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के जो भी शिशु होते हैं वो बाल्यावस्था होती है। इस उम्र में बालकों की जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वो झूठी होती है। इसमें छात्र छात्राएं अपने समलिंगी दोस्तों से दोस्ती करते हैं और मिथ्यावादी बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो के द्वारा ये कथन दिया गया है। 20वीं शताब्दी के बालक को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों अल्फ्रेड बिने। दोस्तों पहले बुद्धि परीक्षण नहीं हो पाती थी। सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने जी आए, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण को कैप्चर किया। उन्होंने निकाला कि कौन सा बालक किस स्तर पर है, किस स्तर पर सीख सकता है। ये सारा कुछ अल्फ्रेड बिने ने ज्ञात किया। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो एक मनोवैज्ञानिक हैं रॉस के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला है, व्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो दोस्तों उत्तेजना वो संवेगात्मक विकास का भाग होता है। अगला प्रश्न, प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये विचारात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। जो थिंकिंग एक्टिविटी होती है उसी में ये सारे शब्द आते हैं। प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया मानसिक क्रिया अंतर्निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो वो होता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। देखिए दोस्तों, जो छोटे शिशु होते हैं वो खिलौनों में बहुत ही रुचि रखते हैं और खिलौनों के ही माध्यम से सीखते हैं, और उनकी जिज्ञासा जो प्रवृत्ति होती है छोटे बालकों में बहुत ही होती है। अगला है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा खेल से। अगला है, खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो वो हो जाएगी दोस्तों किंडर। ये खेल पर आधारित विधि होती है।
अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेल का मैदान। जो बालक का जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा कार्य करता है? वो होता है खेल कूद का मैदान। बालक खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाता है, क्योंकि उस समय उसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती है, मानसिक शक्ति नहीं होती है जो किसी भी वस्तु को याद कर सके या समझ सके, लेकिन खेल के माध्यम से उसमें रुचि आती है और शिशु बहुत ही जल्दी उस कथन को सीख जाता है। अगला है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो उसका उत्तर है आदिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो वो दोस्तों होता है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो वो दोस्तों हैं फ्रॉबेल, जो कि खेल विधि की सबसे अच्छी विधि होती है किंडरगार्टन, और उसके जनक कौन है? फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। और आगमन विधि क्या होती है? सबसे पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। ये दोस्तों प्रदर्शन विधि जो बच्चों को दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के माध्यम से, उसमें बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और कभी कभी बोल भी जाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये प्रदर्शन विधि होती है। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? वो विधि है दोस्तों निगमन विधि। निगमन विधि में बच्चों को सबसे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण। और यह विधि बड़े बच्चों के लिए होती है। और इसकी एक अपोजिट विधि है आगमन विधि, जिसमें सबसे पहले उदाहरण बच्चों को समझाया जाता है, उसके बाद नियम के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी विधि होती है। अगला है, उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है तथा बाद में नियम बताया जाता है। तो दोस्तों वो होती है आगमन विधि, जो कि छोटे बच्चों के लिए या कम समझदार या मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही प्रिय विधि होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? वो होती है दोस्तों निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, और नियम विशिष्ट होता है, उदाहरण सामान्य होता है। और आगमन विधि की बात करें तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। अगला और अंतिम प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो वो होती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, और विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर में। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।